हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज है हमारा डे 29। डे 28 में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस थे। और वहाँ पे हमारा वो चैप्टर प्रबंधन वाला और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाला वो क्लोज़ हो चुका था। एक टॉपिक जो छूट गया था, कैस और एसडीआई, तो वो आज मैं शुरू करवा रही हूँ। और इसके साथ ही इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, जिसमें इंडेक्सिंग के प्रकार वगैरह भी हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कैस और एसडीआई के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए CAS, करेंट अवेयरनेस सर्विस। करेंट अवेयरनेस सर्विस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान जागरूकता सेवा। नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। वर्तमान जागरूकता सेवा, तो ये क्या है? वर्तमान जागरूकता सेवा क्या है? यह सेवा लाइब्रेरी द्वारा वहाँ के उपयोगकर्ता को प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत अगर कोई नया विषय आया हुआ है, जैसे लाइब्रेरी में नई पुस्तक आई हुई है, या फिर कोई नया मैगज़ीन आया हुआ है, कोई रिसर्च पेपर आया हुआ है, कुछ आलेख आया हुआ है, तो उसकी जो एक सूची है वो पाठक को या उपयोगकर्ता को दी जाती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, परिभाषा इसकी, यह सेवा उपयोगकर्ता को उनके विषय से संबंधित नवीनतम, यानी कि नवीनतम जानकारी, लेख, पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करती है। तो क्या इसके परिभाषा से हमने देखा कि यह एक सेवा है जो लाइब्रेरी के द्वारा दी जाती है। सर्विस किसको? तो उपयोगकर्ता को। लाइब्रेरी का उपयोगकर्ता कौन है? उसका पाठक। उनके विषय से संबंधित नवीनतम जानकारी, यानी कि कोई भी अगर नई जानकारी आई हुई है, लेख, पुस्तक, पत्रिकाएं आदि की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करती है। और क्यों करती है? ताकि पाठक जो है वो अप टू डेट रह सके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। कैश की ये परिभाषा थी, करेंट अवेयरनेस सर्विसेज। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं देखिए, कैश और एसडीआई में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है ना, कि कोई एक आपको दे दिया जाए कि किसी पुस्तकालय में नई पुस्तक आई है और इसकी सूचना पट पर लगा दी गई है। यह सेवा किसके अंतर्गत आएगा? कैश या एसडीआई? तो आप तुरंत कह सकते हो कि कैश के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नई जो भी अगर कुछ बुक्स वगैरह आई हैं, जो कि जनरली सबके लिए आई हैं, तो उसकी अगर सूचना लगती है तो वो किस में जाएगी? कैश की। अगर वही चीज़, अगर मान लीजिए कि कैंसर से संबंधित कोई पुस्तक आई है, जो कि एक कैंसर पर जो शोध कर रहा है स्टूडेंट या रिसर्चर, उसे दी गई है, तो यह किस तरह की सर्विस होगी? तो यह एसडीआई की सर्विस होगी। यानी कि सीधा समझ जाइए कि अगर जनरल वाला कोई सेवा है तो वो कैश के अंतर्गत आएगा, और कोई विशिष्ट सूचना है तो वो जाएगा एसडीआई के अंतर्गत। तो विशेषताएं इसकी देखिए। सबसे पहले नवीनतम जानकारी प्रदान करता है। नवीनतम मतलब नया, नवीनतम
जानकारी प्रदान करता है। अगर आपने मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर दिया होगा तो आप लोग अपने नंबर्स जो है कि आप कितना ला रहे हैं 150 में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी एक अंदाज़ा हो पाए कि कितना तक आप लोग कट ऑफ से आप लोग कितना ऊपर तक मार्क्स ला पा रहे हैं। सभी उपयोगकर्ता के लिए समान, मतलब मैंने बताया ना कि अभी जनरल वे में जो होता है जनरलाइज सबके लिए, तो वही ये चीज़ है कि सभी उपयोगकर्ता के लिए समान, सभी उपयोगकर्ता के लिए समान गैर चयनात्मक सेवा, यानी कि नॉन सेलेक्टिव सेवा है ये। नॉन सेलेक्टिव या गैर चयनात्मक का क्या अर्थ हुआ? देखिए बहुत तो ईजी चीज़ है, बस नाम भारी भरकम लग रहा है। हम चूज़ नहीं करते कि ये इन्फॉर्मेशन किसको देनी है और किसको नहीं देनी है, ये हम जनरली सबको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि सिलेक्शन हम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक नॉन सेलेक्टिव गैर चयनात्मक सेवा है, ठीक है। और इसमें सामान्य विषयों को शामिल किया जाता है, इसमें सामान्य विषयों को जो जनरल सब्जेक्ट है शामिल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो हर साप्ताहिक रिसर्च को क्या करता है, अपने सूचना पट पर, अपने लाइब्रेरी के सूचना पट पर चिपका देता है। तो वो क्या है, वो एक कैश सर्विस है। करंट अवेयर की जो भी चीज़ें नहीं आ रही है साप्ताहिक रूप से, उससे वो अप टू डेट करवा रहा है अपने स्टूडेंट को, जो कि उसके पाठक हैं, ठीक है। या फिर कोई नई मैगज़ीन, मान लीजिए कि कोई नई मैगज़ीन आई, ठीक है, तो क्या हुआ, उसको मेल के द्वारा अपने सभी उपयोगकर्ता को लाइब्रेरी ने भेज दिया कि फलानी मैगज़ीन जो है वो आ चुकी है। तो ये भी क्या है, एक तरह से कैश है, करंट अवेयरनेस सर्विस, क्योंकि ये सबको दी जा रही है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। SDI, कैश सबको क्लियर हो गया होगा, करंट अवेयरनेस सर्विस कि क्या है, कोई भी नई सूचना जो लाइब्रेरी पाठक तक पहुंचाता है बिना ये चूज किए हुए किसको देना है ये सूचना, किसको नहीं देना है, मतलब जनरली हर एक पाठक को देता है वह यह सूचना, उस सेवा को हम कहते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है। करंट अवेयरनेस सर्विस के बाद आता है हमारा SDI, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं चयनात्मक सूचना प्रसारण सेवा, चयनात्मक सूचना प्रसारण सेवा। इसमें क्या होता है ना कि व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाती है, कि यानी कोई शोधार्थी है, कोई पाठक है, उसको जिस विषय पे पर्टिकुलर सूचना चाहिए होती है उसी विषय पर उसको सूचना दी जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं चयनात्मक सूचना प्रसारण सेवा। इसकी परिभाषा लिखिएगा, यह सेवा व्यक्तिगत उपयोगकर्ता यानी कि पाठक जो है, पर्टिकुलर पाठक, उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं के अनुसार विशेष जानकारी प्रदान करता है। इसमें उपयोगकर्ता के रुचि और विषय
के अनुसार चयनित सूचनाएं दी जाती है। चयनित सूचनाएं दी जाती है। देखिए, गौर करते हैं इसके परिभाषा पे हम कि एसडीआई क्या है। तो यह सेवा व्यक्तिगत उपयोगकर्ता यानी कि कोई पर्टिकुलर पाठक है, पर्टिकुलर रीडर है कि सूचना आवश्यकता यानी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन नीड है वो कैसी है, सूचना आवश्यकता जो है उसकी कैसी है, इसको ध्यान में रखते हुए विशेष जानकारी प्रदान करता है कि जिस फील्ड से वो रिलेटेड है उस फील्ड की जानकारी उसको प्रदान करता है। इसमें उपयोगकर्ता की रुचि और विषय कि उसका इंटरेस्ट किस में है और उसका सब्जेक्ट क्या है, इसके अनुसार चयनित सेलेक्टिव सूचनाएं दी जाती है। मान लीजिए कि कोई कैंसर पे कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या करेगा कि कैंसर से संबंधित जो भी नई सूचनाएं लाइब्रेरी में आ रही हैं उसको उस पर्टिकुलर पाठक यानी कि मान लीजिए राम नाम का कोई पाठक है जो कैंसर पे अपनी उसको क्या कहते हैं अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब जो लाइब्रेरी होगी वो राम को सारी कैंसर से रिलेटेड जो भी नई जानकारी आएगी लाइब्रेरी के अंदर वो राम को मेल के थ्रू या फिर पर्सनली किसी भी माध्यम से जो उसका मोड ऑफ इंफॉर्मेशन देने का हो उस राम को वो सूचना देगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसडीआई। या फिर कोई मान लीजिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे कर रहा है रिसर्च, ठीक है, या उसे कुछ चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी पे, तो उसको फिर चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई बुक आ रही है, उस पर न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, तो वो छांट कर जो पुस्तकालय के कर्मी होते हैं वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एसडीआई, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लग रहा है कैश और एसडीआई में आप लोगों को फ़र्क भी पता चल गया होगा, तो एक फ़र्क लिखवाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हम अभी पढ़ेंगे। इंडेक्स तो हर किसी ने देखा होगा, हर पुस्तक के पहले क्या होता है, इंडेक्स बना होता है ना, जिसमें सूचनाएं होती है कि अच्छा इस बुक में कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है, उसी को इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग को हम लोग कहते हैं इंडेक्स होता है अनुक्रमणिका और इंडेक्सिंग का अर्थ होता है अनुक्रमणिका निर्माण, ठीक है। इंडेक्सिंग, इंडेक्स जो है वो नाउन है जिसका मतलब है अनुक्रमणिका, जो विषय सूची की तरह हमारे बुक सबके आगे में दी जाती है, उसमें आईएनजी लगाने पे वो वर्ब बन रहा है यानी कि अनुक्रमणिका निर्माण, ठीक है। इंडेक्सिंग, हम लोग इंडेक्सिंग ही शब्द का यूज़ करेंगे, बस एक बार मैं इसका हिंदी लिख देती हूँ। अनुक्रमणिका निर्माण, ठीक है। क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। इंडेक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, इंडेक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज जैसे बुक्स, लेख, रिपोर्ट आदि की विषय वस्तु को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि उपयोगकर्ता को
वांछित जानकारी, वांछित का अर्थ होता है इच्छा अनुसार या जो वह चाह रहा है। वांछित जानकारी शीघ्रता और सटीकता से प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या है। इंडेक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से किसी दस्तावेज यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, वो बुक के फॉर्म में हो, लेख के फॉर्म में हो, रिपोर्ट आदि के फॉर्म में हो, कि विषय वस्तु को इस प्रकार से वर्णित किया जाता है कि उसमें क्या है उसके अंदर लिखा हुआ, उसको उसकी विषय वस्तु बोलते हैं कि किस चीज़ पर वो लिखा गया है, को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि उसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि उपयोगकर्ता को वांछित जानकारी शीघ्रता और सटीकता से प्राप्त सके, ताकि जो भी यूज़र हो उसको जो भी जानकारी चाहिए उसको तुरंत मिल जाए और क्या हो, सटीकता यानी कि सही जानकारी मिले, कि उसका जो विषय वस्तु है, उसका जो हेडिंग है, सब्जेक्ट हेडिंग वगैरह है, उसको इस प्रकार से वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट्स लीजिए। मतलब एक तरह से हम ऐसे मोटा मोटी शब्दों में कह सकते हैं कि अनुक्रमणिका जो होती है, इंडेक्स जो होती है, वो एक ऐसा दस्तावेज है या ऐसी प्रक्रिया है, कह सकते हैं। इंडेक्स जो है एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उस डॉक्यूमेंट में कौन सी जानकारी कहाँ पर है, इसकी जानकारी हमें वो इंडेक्सिंग देता है, इंडेक्स देता है। ठीक है, कि कौन सी जानकारी कहाँ मिलेगी इसके बारे में इंडेक्स बताता है। स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब इंडेक्सिंग का उद्देश्य क्या क्या है ये देख लें। इंडेक्सिंग का उद्देश्य, उद्देश्य लिखिएगा। पहला, सूचना को तेजी से खोजने में सहायक। देखिए तेजी से क्यों खोजना है, याद करिए रंगनाथन जी का लॉ क्या था कि पाठकों का समय बचाएं, तो सूचना को तेजी से खोजने में सहायक। लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें हो रही है ना, 5 लॉ पर ही हो रही है, जो 5 फंडामेंटल लॉज आपने पढ़े। खोजने में सहायक। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट के विषय वस्तु को दर्शाना, विषय वस्तु को दर्शाना। उपयोगकर्ता को, यूजर को संबंधित डॉक्यूमेंट तक पहुंच दिलाना और इंफॉर्मेशन, सूचना पुनर्प्राप्ति को सशक्त बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सूचना पुनः प्राप्ति लाइब्रेरी में, कि जो सूचना हमने इकट्ठा करके रखी है, ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके, लोगों के ढूंढने पे वो काम आ सके, उसको हम लोग सूचना पुनः प्राप्ति बोलते हैं। सूचना पुनः प्राप्ति को सशक्त बनाना, और उसी के लिए हम लोग विभिन्न तरह के टूल बनाते हैं कि हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैटलॉगिंग कर रहे हैं, रेफरेंस सर्विसेज दे रहे हैं हर तरह की, ताकि सूचना को ढूंढा जा सके। ठीक है, तो सूचना पुनः प्राप्ति को सशक्त बनाना, ये 4 इसके उद्देश्य हैं। 4 उद्देश्य हैं, इसका स्क्रीनशॉट्स लीजिए। फिर ये कौन कौन से प्रकार की होती है वो हम थोड़ा देख लेंगे। अब इंडेक्सिंग का क्या क्या प्रकार है वो देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। तो एक है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, इसको हम बोलते हैं पूर्व
क्रमनिका, ठीक है। पूर्वानुक्रम, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि यह विधि जो है वो पहले से तय किया हुआ इसका अपना शब्द योजना होता है कि शब्द को किस प्रकार विन्यास किया जाए, शब्द योजना इसका पहले से तय किया हुआ होता है, उसी आधार पर यह बनाई, यह इंडेक्सिंग की जाती है। और जो सेकंड होता है प्री इंडेक्सिंग का एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। और दूसरा होता है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, इसका हिंदी होता है पश्च यानी कि बाद, पूर्व मतलब पहले, पश्च मतलब बाद, ठीक है। पश्च अनुक्रमणिका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें अलग अलग कीवर्ड के थ्रू यूज़र जो है ढूंढते हैं। तो पश्च अनुक्रमणिका, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, क्विक, प्रेसिस, ये सब क्या है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, LCSH किस इंडेक्सिंग का उदाहरण है, प्री कोऑर्डिनेट। क्विक किस तरह के इंडेक्सिंग का उदाहरण है, पोस्ट कोऑर्डिनेट। या फिर पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के इनमें से कौन से उदाहरण नहीं है या उदाहरण कौन सा, मान लीजिए 4 नाम दे दिया, उसमें क्विक है, कि पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का कौन सा उदाहरण है। तो आप आराम से, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप क्विक पे आंसर लगा सकते हो, नहीं तो बार बार ये याद करना कि अच्छा क्विक पोस्ट कोऑर्डिनेट है। LCHS जैसे कि उसको क्या कहते हैं, MCQs में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया होता है और सीधा लिख देता है कि अच्छा ये फलाना किस इंडेक्सिंग का होता है। अब आपको पता ही नहीं इंडेक्सिंग क्या है, अब इंडेक्सिंग में भी कितना टाइप है ये नहीं पता है, तो आप कहाँ से टिक लगा पाओगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले आप उसके पीछे की बैक स्टोरी थोड़ी सी जानो कि आखिर ये आया कहाँ से। तो अब ये पढ़ने के बाद आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग क्या है, प्री कोऑर्डिनेट क्या है, और आप आराम से एग्जाम्पल के थ्रू सही आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए दोनों प्रकार। और प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट तो इसके प्रकार हो गए, और ये एक मैनुअल होती है और एक ऑटोमेटेड होती है। ऑटोमेशन जो खुद से हाथ द्वारा किया जाता है वो मैनुअल होता है, जैसे कार्ड कैटलॉग जो है वो मैनुअल है, और जो स्वचालित होती है ऑटोमेटिक, उसमें यही स्कॉपर्स, गूगल स्कॉलर, क्विक, प्रेसिस, ये सब क्या होता है हमारा, ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ इंडेक्सिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको देख लेते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग समझ गए होंगे, प्री और पोस्ट आप लोग। फिर भी एक बार मैं इनका ये लिखवा देती हूँ। परिभाषा, चलिए तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग लिखिए, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। इसका लिखिएगा परिभाषा, यह एक ऐसी इंडेक्सिंग सिस्टम है, इंडेक्स सिस्टम है जिसमें विषय शब्दों का अनुक्रमण के समय एक विशेष क्रम में पूर्व निर्धारित
जिसको प्री अरेंज्ड बोलते हैं, यानी पहले से अरेंज किया हुआ, प्री अरेंज्ड किया जाता है। ठीक है, सीधे शब्दों में कि विषय, एक ही विषय शीर्षक तैयार करके रख दिया जाता है। यह एक ऐसी इंडेक्स सिस्टम है जिसमें विषय शब्दों को अनुक्रमण के समय, कि विषय शब्दों का अनुक्रमण जब हम करते रहते हैं तो एक विशेष क्रम में पहले से ही प्री अरेंज कर दिया जाता है विषय क्रम को। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्री कोऑर्डिनेट। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल्स जब बताऊंगी तो ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा टफ लग सकता है कि क्या होता है, बट जैसे ही आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो चीज़ें साफ हो जाएंगी। ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। विषय से संबंधित शब्द को नियत और तार्किक क्रम में पहले से ही संयोजित करके एक विषय शीर्षक तैयार कर लिया जाता है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका नाम है लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर विजुअली impaired children in India, children in India। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक शीर्षक है। ओके, तो अब प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के अंतर्गत ये इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, जिसमें क्या है, पूर्व निर्धारित है, चीज़ें जो है वो पहले से निर्धारित है। तो इसका हम प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्स एंट्री कैसे करेंगे, ये देखिए। इसका करेंगे लाइब्रेरी सर्विसेज, ये पूर्व निर्धारित क्रम है, यानी कि पहले से बताया हुआ प्री अरेंज्ड क्रम है। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, एक साथ लिख लीजिएगा इसको फिर, इम्पेयर्ड चिल्ड्रन डैश इंडिया। ठीक है, इसमें विषय को क्या कर दिया गया, पहले से ही क्रमबद्ध कर दिया गया है। अब जो यूजर होगा उसको इसी क्रम में ढूंढना पड़ेगा, वो अपने मन से इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है पाठक, उसको इसी क्रम में ढूंढना पड़ेगा। मोस्टली कार्ड कैटलॉग वगैरह में ये सहायक होता है। तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्स एंट्री, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्स एंट्री। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको चेन प्रोसीजर पढ़ाया था। चेन प्रोसीजर सब्जेक्ट हेडिंग के टाइम में, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के अंतर्गत ही आता है। मुख्यतः आप समझ रहे होंगे कि ये जो है वो सब्जेक्ट हेडिंग को ही ढूंढने का डिफरेंट काइंड्स है। ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग बनाने का ही डिफरेंट काइंड है ये। स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा आपने। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। हाँ, कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्स के अंतर्गत। प्रणाली लिखिएगा, प्रमुख प्रणाली इसके अंतर्गत जो आते हैं। फर्स्ट है LCSH, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है लाइब्रेरी ऑफ, पढ़ाया था मैंने, ये याद होगा, कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। दूसरा है, ये भी पढ़ाया था, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सबको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यह सबसे प्रसिद्ध कंट्रोल्ड वोकैबुलरी वाली प्रणाली थी। सीयर्स लिस्ट जो था वो छोटे स्कूल कॉलेज में बहुत के लिए उपयुक्त था, हेडिंग्स। और जो हमारा सबसे फेमस था वो था चेन प्रोसीजर, रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था।
मैंने आपको बताया भी था तोड़ तोड़ के चेन प्रोसीजर पूरा, आप वो वाला लेक्चर देखिएगा। चेन प्रोसीजर, चेन प्रोसीजर, ठीक है। ये बहुत ही तार्किक लॉजिकल अनुक्रम था, इंडियन के डॉक्टर रंगनाथन साहब द्वारा इसको डिवाइस किया गया था, विकसित किया गया था। तो ये प्रमुख कुछ कुछ प्री कोऑर्डिनेट प्रणाली हैं, ठीक है। प्रिंट कैटलॉग और कार्ड कैटलॉग में मुख्यतः ये बहुत अच्छे से यूज होता है। प्रिंट कैटलॉग यानी कि मैनुअल जो भी है, मैनुअल कैटलॉग एक तरह से आप कह सकते हैं। प्रिंट कैटलॉग और कार्ड कैटलॉग में मुख्यतः यह प्रयोग होता है, सही ढंग से उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, देखिएगा इसकी परिभाषा। यह एक ऐसी अनुक्रमण प्रणाली है, एक ऐसी अनुक्रमण प्रणाली है जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित विषय शब्दों को अलग अलग यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म्स, एक दूसरे से अलग अलग टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म लिख देती हूँ मैं, इंडिपेंडेंट टर्म्स के रूप में अनुक्रमित की जाती है, यानी इंडेक्सिंग की जाती है। और इन शब्दों को यूजर यानी उपयोगकर्ता अपने अनुसार संयोजित कर जानकारी खोजता है, अपने अनुसार संयोजित कर यानी कंबाइन कर जानकारी खोजता है, ठीक है। जानकारी खोजता है, ठीक है। तो अभी देखिए इस पे हम लोग अभी देखेंगे, एक्सप्लेन करते हैं इस परिभाषा को। ये एक ऐसी अनुक्रमण प्रणाली है, यानी कि एक ऐसा इंडेक्सिंग सिस्टम है ये जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित विषय शब्दों को, यानी कि जो भी उसका हेडिंग है उसके शब्दों को अलग अलग रूप में अनुक्रमणित कर दिया जाता है, यानी कि उसके सब्जेक्ट को में से शब्द लिए जाते हैं और उसको अलग अलग इंडेक्स कर दिया जाता है। अब क्या करता है ना यूज़र कि अब जब भी वो ढूंढता है तो उसको कंबाइन अपने हिसाब से कर लेता है और अपनी जानकारी को वो प्राप्त कर लेता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पता चलेगा और अच्छे से। चलिए ये इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी को थ्योरी पढ़ना किसी भी चीज़ का, उसका प्रैक्टिकली देख लेना, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ होता है। अब पहाड़ के बारे में पढ़ो और फिर उसको, मुझे बचपन में हमेशा लगता था कि पहाड़ जो है वो, मुझे कलर ही नहीं कभी समझ आता था कि कभी नीला पहाड़ है, कभी वाइट है, कभी भूरा है, नहीं समझ आता था कि अलग अलग जगह के पहाड़ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर जब देखा तो समझ आया कि अच्छा। तो इसी तरह से चीज़ें जो है ना वो देखने पे ज़्यादा, उसका एग्जाम्पल वगैरह से वो ज़्यादा क्लियर होती हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। शीर्षक, पहले तो हम शीर्षक ले लेते हैं किसी भी किताब का, जो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए लिखती हूँ सब किताब का शीर्षक है। क्या है देखिए, यूज ऑफ सोलर एनर्जी, यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है।
इन इंडिया। ओके, मोस्टली ना हाँ, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो अब देखिए इसका पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्स सिस्टम के हिसाब से टर्म्स क्या क्या निकलेगा। पोस्ट कोऑर्डिनेट यानी कि ये पूर्व निर्धारित नहीं है, इसने बस कुछ कुछ वर्ड्स दे दिया है और उसको फिर उपयोगकर्ता अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। इंडेक्स टर्म, ये शीर्षक हो गया आपका इंडेक्स टर्म। अब देखिए इसमें एक तो आ गया सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी एक टर्म ये हो गया। एग्रीकल्चर एक टर्म हो गया, एग्रीकल्चर। इंडिया एक टर्म हो गया, एक टर्म इसका यूज हो गया। देखिए एक टर्म हमने यूज बना लिया, एक टर्म इसका हो गया सोलर एनर्जी, एक एग्रीकल्चर, एक इंडिया। अब क्या किया ना, कोऑर्डिनेट करते इंडेक्सिंग जो भी कर रहे थे उन्होंने ये चार शब्द इंडेक्सिंग के टाइम पे दे दिए। अब क्या करेगा, जब यूज़र को इसकी ज़रूरत होगी तो अब देखिए अब इसको कैसे वो यूज़ कर सकता है। यूज़र अपने आप अपने हिसाब से वो संयोजित करके इसको यूज कर सकता है। जैसे सोलर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर सोलर एनर्जी एंड इंडिया, एग्रीकल्चर एंड इंडिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं। इस हिसाब से आप खुद से भी बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके बहुत सारा आप टर्म्स बना सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड यूज़, इस तरह से आप बना सकते हो। तो देखा आपने कि ये कुछ पूर्व निर्धारित टर्म्स दे दिए गए थे और उसको यूज़र ने अपने हिसाब से इस तरह से बना लिया। तो इसको हमने कहा पोस्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि जो तय नहीं है पहले से उसको यूज़र अपने हिसाब से तय कर पाता है, और प्री कोऑर्डिनेट में वो पहले से ही एक दिया गया होता है। तो आज हमने पोस्ट कोऑर्डिनेट तक पढ़ लिया। कल हम पॉप्सी, प्रेसेस और क्विक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी ये समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट अभी तक दिया है तो उसमें आपने कितना स्कोर किया है कमेंट में आप मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो रिवाइज़ करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।